अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शरियार परवेज़ आपको मैसेज टीवी के प्रोग्राम आजकल में खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से चंद माह पहले एक ऐसा वाक़या जो है वो हमारे मुल्क की तारीख़, जिसने ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसीज़ और इंटरनल सिक्योरिटीज़ की जो है पोल खोल के रख दी। और उसके जो मरकज़ी किरदार हैं, चंद मरकज़ी किरदार जिनके बारे में हम प्रोग्राम के दौरान भी बात करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एक रेमंड डेविस का वाक़या जो हमारे मुल्क के वज़ारत ख़ारजा और इंटीरियर मिनिस्ट्री, इन दोनों के जो कुछ गठजोड़ के दौरान और उसके बाद के जो हालात ज़हूर पज़ीर हुए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बातचीत करेंगे। और बहस का मौजू ये होगा कि ये जो इस किस्म के कितने कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स या CIA अपॉइंटेड लोग, एम्प्लॉई हमारे मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसकी इजाज़त से कर रहे हैं। और इसके लिए आज हमने दावत दी है आप सब के साहिब नज़र भी हैं, साहिब कलम भी हैं, समीउल्लाह मलिक साहब को। मलिक साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब, मौजू को हम जो है वो बुनियादी सवाल की तरफ जाते हैं पहले कि मुझे आपसे ये बताइए कि ये जो फॉरेन इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग और स्पाई नेटवर्क, इसका आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ, और ये इजाज़त जो है ये इनको किस तरीके से मिल गई। ये तो हम सबको पता है कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ये आना जाना और इस किस्म के वाक़यात का ज़हूर पज़ीर होना अक्सर ये हमने सुनने में आया और देखने में आया। लेकिन क्या इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा अगर आप इसको वजाहत कर सकें कि ये इसका किस तरीके से इसका जो है इब्तिदा हुआ और ये कहाँ हमें लेके जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बल्कि एक नहीं बल्कि आपने पहले सवाल में कई सवाल जो है वो छेड़ दिए। और आप इसका आपकी ख्वाहिश ये भी होगी कि यानी 63 साल की इंटरवेंशन की जो तारीख़ है मैं आपको 63 सेकंड में बताऊं। तो बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके इस जो सवाल, जो $1 मिलियन सवाल है, उसका जवाब दिया जा सके। मैं सबसे पहले पता नहीं क्यों मुझे एक, अगर इजाज़त दे तो गालिब का एक किताब याद आ गया कि बयां क्या कीजिए बेदाद काविश हाय मिजगां का, कि हर कतरा खून दाना है तस्बीह है मरचा का। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, मेरा हर ज़ख्म दिल एक तुख्म है सरवे चिरागा का। क्या कहने हैं। गुजारिश ये है कि यानी इस जिस्म के ऊपर इस कदर ज़ख्म आ चुके हैं पाकिस्तान के जिस्म के ऊपर कि आप इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खाकम बदन बहुत से और इरादे जो हैं लोग लेके चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो सवाल को थोड़ा सा महदूद कर दें, आप अगर पूछें कि हालिया इंटरवेंशन कब शुरू हुई, चलें इसको चेंज करके थोड़ा हालिया इंटरवेंशन पे जाते हैं। तो वो तो बहरहाल आप समझते हैं कि एक फासिक कमांडो जो कि सारी कौम को दोनों मौक़ों के साथ डराता रहा, दरअसल वो इस कदर बुज़दिल आदमी था कि वो खुद अंदर से डरा हुआ था और अपने इस डर को दूर करने के लिए और अपनी इस नदामत को और उस बुज़दिली को छुपाने के लिए अपनी बेबस कौम को डराता रहा। लेकिन कौम बेबस तो ना थी और ना कौम ही बुज़दिल थी, लेकिन यह है कि मुल्क की सलामती के लिए वो ऐसा रास्ता इक़दाम ना कर सकी, इसलिए कि उस मुल्क को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था और उसमें कुछ अपने दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक थे जो कि अपनी आस्तीनों में बैठ के पाकिस्तान की ज़ात के ऊपर रकीक हमले कर रहे थे। उनमें एक मुशर्रफ ही नहीं था, उसमें कई मुशर्रफ थे और जो कि इसके साथ साथ काम कर रहे थे। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ी सज़ा दी जा रही है, वो सबसे सज़ा ये दी जा रही है कि पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जिसने एक न्यूक्लियर ताकत हासिल की। और ना सिर्फ न्यूक्लियर ताकत बल्कि वो एटमी यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। और ख़ास तौर पे ये जो चीज़ है, ये जो ताकत है, ये जो सलाहियत है, वो यहूद व हनूद को अब सोने नहीं देती। वो रात को कांटों के बिस्तर पर सोते हैं और हर वक्त उनकी ये ख्वाहिश होती है कि किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जाए। इस सिलसिले में بعید ना होगा कि अगर 9/11 का भी जिक्र किया जाए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये मुसीबतें तर आईं, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ अफ़गान जहाद के ऊपर। दरअसल कोई सोच भी नहीं सकता था कि अफ़गान जहाद में तोड़ेदार बंदूकों के साथ अफ़गान मुजाहिदीन जो है दुनिया की इतनी बड़ी सुपर ताकत को मट्टी चाटने में मजबूर कर देंगी।
वो सुपर ताकत जो कि 78 साल से अपनी ताकत का और अपनी सुर्ख ताकत का फरेरा लहरा रहा था, वो 78 साल की कुव्वत जो है वो इस तरह एक मैदानी और मैदान बल्कि पहाड़ों के रहने वाले जो लोग हैं, जो कि ना तो इतनी तरबियत याफ्ता थे, वो अपनी ईमान की दौलत से इस रूस को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और आपने देखा और तारीख़ ने भी देखा कि 23 यानी वो 78 साल की रौनक की गर्दन के ऊपर और उसके सर के ऊपर वो जहाद की जो नेमत थी उसने खाक डाल दी, और रशिया ना सिर्फ टूट गया बल्कि उसके अंदर से कई मुसलमान और ममलकतें नमूदार हुई। उसके बाद अमेरिका दरअसल यही चाहता था, क्योंकि अमेरिका एक बहुत कोल्ड वार चल रही थी उसकी रूस के साथ, उसकी ये ख्वाहिश थी कि किस तरीके से रूस को जो है इसके ज़िक पहुँचाई जाए, इसे हजीमत से दो चार किया जाए, क्योंकि उससे पहले अमेरिका जो था वो वियतनाम में ऐसी हजीमत से दो चार हो चुका था, और उसके जहन में वो एक तीर से कई शिकार खेलना चाह रहे थे। और उनका ये ख्याल था कि हम रशिया को जो एज ए सुपर ताकत हमें आंखें दिखाता है, कभी क्यूबा के अंदर, कभी यूरोप के, आपको पता है यूरोप के दिल के अंदर पोलैंड में और मशरकी जर्मनी में रूस जो था वो पहुंचा हुआ था, और वो वही रूस था जिसने हंगरी के अंदर 12 घंटे के अंदर बड़ी बेहतरीन यूरोप की फ़ौज को सरेंडर करवा दिया और अपने टैंक जगह खड़ा कर दिया और जाकर उस पर कब्ज़ा कर लिया। वो तो ये तो सोच नहीं सकता था कि अपने पड़ोस के अंदर एक ऐसे लोग जो कि गैर तरबियत याफ्ता हैं और जिनके पास उसके मुकाबले को असला नहीं है, और वो मिसाइलों की और एटमी कुव्वत से बड़ा सरशार, बड़ा तकब्बर में मुब्तला था, वो सोच नहीं सकता था कि उसका मुंह यहाँ से मोड़ दिया जाएगा। और तीसरी बात ये कि रशिया के पास ये एक बड़ा बहुत पहले से उसका एक बहुत ख्वाब था, वो गर्म पानी के ताक़ुब में जाना चाहता था। वो चाहता था कि भी आपको पता होगा कि जो गर्म पानी है, जो खलीज जो है दुनिया का 79% तजारती राहदारी है, वो वहाँ पे वो जाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पे जाए, वो और वो भी उसकी लेकिन अमेरिका ने उसे कई तरीक़ों से, कई रास्तों से घेरा, खलाई वॉर के अंदर भी ले गया, खलाई टेक्नोलॉजी में लेके गया ताकि उसमें बर्बाद कर दिया जाए सब चीज़ें। लेकिन आखिर में जब उसने देखा कि भी इसको कहीं पे भी रशिया जो है काबू में नहीं आ रहा, तो उसने फिर उसे अफगानिस्तान के अंदर उलझा दिया। और रूस जो है वो अपनी ताकत के नशे में उसने ये गलती, बहुत बड़ी गलती कर बैठा। आज रशिया के जो बड़े बड़े अस्करी कमांडर हैं वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने एक ऐसी बड़ी गलती की जिसके बाद रूस का वो जो दुनिया पे हुक्मरानी का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं, रूस के पास अब भी बहुत से एटमी वेपन्स मौजूद हैं, अब भी उसके पास बहुत से हथियार मौजूद हैं, लेकिन ये है कि उस शिकस्त के बाद अब रूस को कोई हिम्मत बाकी नहीं रही कोई ऐसी दोबारा कोई ऐसी जारहियत का इर्तिकाब कर सके। अब वही अमेरिका जो था उसका जब एक मकसद हल हो गया और अफगान जहाद के बाद उसने क्या किया कि फौरी तौर पर अपना बिस्तरा गोल किया और मुजाहिदीन और पाकिस्तान से अपने बोरी बिस्तर लेके वो चला गया, और उसने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। और उसका मकसद ये भी था कि पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया जहान से, आलम इस्लाम से जो मुजाहिदीन इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने इस्लाम के नाम पे जहाद की एक रूह स्पिरिट के तहत एक जहाद किया था, किसी तरीके से इनको आपस में लड़ा दिया जाए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो एक एटमी कुव्वत बन चुका था इसको ज़िक पहुँचाई जाए। आप इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि मैं अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी अवाम को अलग अलग समझता हूँ। दरअसल अमेरिकी अवाम वो हैं जो उनको जो बताया जाए वो सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो दुनिया का एक अलग कौम है, अलग गोशा है, अलग कोना है। उन्हें जो बताया जाए, जो टीवी दिखाया जाए उस पर वो यकीन करते हैं, और उन्हें वही दिखाया जाता है जो कि अमेरिकन हुकूमत दिखाती, कसरे सफ़ेद जो वाइट हाउस जो से दिखाता है, पेंटागन जो से दिखाता है, CIA जो से बताता है, वही उसे अमेरिकी अवाम को बताया जाता है। और इस तवातर के साथ उसको नशर किया जाता है कि भी अमेरिकी अवाम के अलावा अब दुनिया का बेशतर इलाका जो है उन ख़बरों पे, उन नशरियाती अदारों पे यकीन कर रहा है। और आपको ये पता होगा कसरे सफ़ेद के अंदर इस वक्त जो है ज़ायनिस्ट, पहले तो ज़ायनिस्ट लाबी थी, 85 से पहले तक तो बिल्कुल ज़ायनिस्ट लाबी थी जो कि उनको कंट्रोल कर रही थी उनकी फ़ौज के अंदर। और इसके लिए मैं आपसे एक और अर्ज़ कर दूँ कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े कमर्शियल अदारे हैं, सनदी इदारे, लेकिन कुछ 50 कॉरपोरेशन ऐसी हैं जो कि सारी दुनिया पर हुकूमत कर रही हैं। 50 कॉरपोरेशन जो है सारी दुनिया का बजट एक तरफ और एक कॉरपोरेशन का बजट जो है एक तरफ हो जाता है। ये तमाम दुनिया के कारोबार जो है उसमें मुलव्वस हैं। और उसमें उस 50 कॉरपोरेशन में 37 के जो ऑफिस हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर हैं। और वो जो 50 कॉरपोरेशंस हैं वो क्या करती हैं कि अपने मफादात के लिए वो अमेरिका में बिलखुसूस और तमाम यूरोप में बिलअमूम इनकी हुकूमतों के अंदर वो बड़ा एक रोल अदा करते हैं। वो दोनों हर तरह की पार्टीज़ को वो चंदे देते हैं, और उसके बाद
अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन के जो सफरा होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं, उनकी ड्यूटी अपने मुल्क की पॉलिसी को नशर करना नहीं होता, बल्कि इन 50 कॉरपोरेशन की मफादात को उसकी निगरानी करना होता है। अब वो किस तरह ये बर्दाश्त करते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो एक एटमी कुव्वत बन जाए और असले की उस दौड़ से बाहर निकल जाए, और जो पाकिस्तान की हुकूमतें जो और इसके अलावा जो दूसरी हुकूमतें हैं अपने अवाम का खून चूस के उनके असले खाने की फैक्ट्रियों को चलाने से इनकार कर दें, और ये इनके लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। इसलिए उन्होंने बड़ी सोची समझी और इस प्लान के साथ जो है वो 9/11 का जो है मामला वो रूनुमा हुआ। आप ये देखिए कि आज तक 9/11 के बारे में खुद अमेरिका के जो अपने बहुत बड़े दानश्वर हैं, विजनरी लोग हैं, और ख़ुद हुकूमत जो है आज तक, कितनी मज़े की बात है कि आज तक उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं हुई, मुल्ला उमर के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं हुई, अहमद ज़वारी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी FIR दर्ज नहीं हुई, जिनको आप अल-कायदा के बड़े सरकर्दा रहनुमा कहते हैं। और किसी के पास आज तक ये सबूत नहीं कि वाकई ये काम जो है वो उन पहाड़ों की गारों में रहने वालों ने इतना बड़ा काम किया है कि 9/11 का जो कारनामा उन्होंने किया है, कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई, जहाज़ों को उन्होंने कैसे ग्रैब कर लिया, और कैसे वो लोग थे जो कि चले गए और उन्होंने बाकायदा तौर पे इन चीज़ों को टारगेट कर लिया। फिर एक जहाज़ जो था बाकायदा तौर पे वो उससे उतार लिया गया और सब कुछ कर लिया गया। ये सारी चीज़ें आज तक जो है ये मुश्तबे हैं, ये सारी सियासत सही। अब ये सारी इंटरप्शन इसलिए शुरू हुई, अब वो उसके साथ इत्तफाक कहिए या ये भी प्लानिंग का हिस्सा कहिए आप, ये बहुत बड़ी एक आलमी एक साजिश है कि हिंदुस्तान जो है वो उसने ये ऐलान कर रखा है, खुफिया तौर पर भी, एलानिया तौर पर भी, वो चांकिया सियासत पे अमल करता है, और यहूदी जो है वो मिकाबली की सियासत पे अमल करते हैं, और ये दोनों चांकिया और मिकाबली एक दूसरे का हिस्सा है सियासी लिहाज से। इनकी जो पॉलिसीज़ है, चांकिया भी वही कहता है, मिकाबली भी वही कहता है कि अपने अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ जो है किसी कीमत पर कैसे भी हो वो करना चाहिए। और ये 50 कॉरपोरेशन जिनका मैंने जिक्र किया है, ये उसी सियासत पे अमल पैरा है अपने, यानी उस सिलसिले में करने के लिए। और इसी तरह हिंदुस्तान ये कहता है कि बहरे हिंद का पानी जिस मुल्क को लगता है वो महाभारत है, और यहूदी भी जो है वो ये कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक अजीम ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा बना रखा है, और एक पूरा सांप बना रखा है, सांप में कुंडली मार रखी है, और उस कुंडली के अंदर जो है उसके तमाम मुसलमान ममालिक हैं, और तमाम ममालिक के साथ फिर उसका जो फन है वो मदीना के ऊपर उसका लहरा रहा है। वो समझते हैं यहूदी आज भी कि मदीना हमारा मदीना मुनव्वरा, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जो कि मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुक़द्दस और बड़ी मोहतरम जगह है, हरमैन में से एक वो जगह है, वो समझते हैं कि ये हमारा इलाका था, हमें यहाँ मुसलमानों ने जबरन जो है निकाला गया, इसलिए उनका फन वहाँ पे वो कहते हैं कि हमें यहाँ तक लेना तमाम मुसलमान इलाके। और वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया है, अब उनके रास्ते में बहुत से रोड़े आ गए हैं, बहुत सी मुश्किलात आ गई हैं। ये सारा एक बहुत ग्रेटर प्लान है जिसके लिए ये सारी जीन गेम जो है फैलाई गई, और इसी से फिर इंटरवेंशन शुरू हुई है। 9/11 के बाद जो है बाकायदा तौर पे आपको पता है कि कॉलोन पावल ने बाकायदा तौर पर फोन किया। अच्छा मलिक साहब, मैं एक सिर्फ और सिर्फ आपने बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दिया इस बारे में, लेकिन हम वापस जो है पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, और मेरा सवाल ये होगा आपसे सबसे पहले कि ये रेमंड डेविस, अब इसका नाम कुछ भी हो लेकिन लोग उसको कहते हैं रेमंड डेविस, ये कौन बंदा है और ये वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या काम कर रहा था? मतलब मेरा कहने का नुक्ता मैं यहाँ पर ये बयान करना चाहता हूँ कि इसके लिए जिस शख्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ख़ास तौर पे ये बात कहे कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो डिपेंड करते हैं रेमंड डेविस के साथ, तो वो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है। लोग जिस बात को, और जो बात हमारे मीडिया में इतनी ज़्यादा नहीं आई गई, वो ये है कि आखिरकार इस शख्स के लिए इसके अंदर क्या ऐसी ख़ास बात थी कि जिसके लिए पूरा सफारत खाना, पूरी एम्बेसी और पूरा अमेरिका बिलखुसूस कि वो सारे के सारे जो है इसको छुड़ाने के लिए और दियत के लिए और पैसास के लिए और इम्यूनिटी के पीछे बहुत सारे हिले बहानों के साथ आखिरकार उसको ले ही गए। कितने सादा हैं अमीर बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि रेमंड कौन है? रेमंड एक यानी सिहोनी एक एजेंट था, ये जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, इंडोजाइनस पॉलिसी जो कह रहा हूँ, जो ग्रुप जो है इंडोजाइनस, जो कि दुनिया पे हुक्मरानी करने का ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान को बर्बाद करने का देख रहा है, उसका एक किरदार है। ये उसका कोई भी नाम हो, एक रेमंड नहीं, सैकड़ों रेमंड जो हमारे मुल्क में फिर रहे हैं। और इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जबकि आपको याद होगा कि कबायली इलाकों में जब मज़ाहमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और CIA ने जब इस फासिक कमांडो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और उन्होंने कहा कि आप हमारी शिकस्त के ज़िम्मेदार हैं और आपकी जो ISI है वो सारी ज़िम्मेदार है हमारे खिलाफ सर करने की,
तो मुशर्रफ ने इनके कहने के ऊपर, प्रेशर के ऊपर जो है वो ISI के जितना जो नेटवर्क था वो फाटा से, कवाई इलाके से निकाल लिया। वो ये बात तो कता कलामी होती है, लेकिन मुझे एक बात जो मैं समझने से बिल्कुल कासिर हूँ कि इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि इसके अंदर आर्मी का कुछ हिस्सा भी इन्वॉल्व है। देखिए आप, यानी ISI कौन है? आर्मी का ही तो हिस्सा है। तो आर्मी मेरी भी है, आपकी भी है, मुल्क की आर्मी है। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तो आप सामने आ चुकी है कि मैं को यानी को आपसे नई बात नहीं आपसे कर रहा मैं। लेकिन मसला ये है कि आर्मी का एक मसला और भी है। आप देखिए, आर्मी एक बड़ा वेल डिसिप्लिन अदारा होता है। अगर आर्मी का हर आदमी, अपनी जितने भी जनरल्स हैं, अगर वो अपने यानी ऑर्डर्स प्ले करना शुरू कर दें और मनवाना शुरू कर दें, तो फिर वो पाकिस्तान की डिसिप्लिन आर्मी तो नहीं हो सकती, वो सोमालिया की एक कबायली आर्मी तो हो सकती है। अच्छा, ये आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये वाकया जहाँ जो है ये वाकया हुआ मजंग का इलाका, वो ऐसा इलाका है नहीं कि जहाँ पर जो है फॉरेनर्स जो है वो इतने ज़्यादा देखे जाते हो, और अकेला शख्स वहाँ पर कैमरे के साथ और वेपन किराए की गाड़ी के अंदर और जो इलीगल वेपन लेकर, ये आखिर वहाँ पर हो क्या रहा था, जिस बारे में अक्सर कोई सारी दुनिया खामोश है, मीडिया खामोश है। हम ये नहीं मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वहाँ पर वो क्या करने गया था। देखिए, ये बात जो है ये तो सारी दुनिया अब भी पूछ रही है। ये तो अमेरिका वालों से पूछने का सवाल है, ना कि मुझसे। यानी रेमंड का मैं तो नहीं बता सकता रेमंड वहाँ क्यों गया था, लेकिन कम से कम मैं ये तो बता सकता हूँ कि इन लोगों को वहाँ तक एक्सेस किसने दिया, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए। आसमान से नहीं टपके, ये बाकायदा अमेरिका से गए, अमेरिका से आए, अमेरिकन लोग हैं ये। और ये बकाया, आपको याद होगा, आप भी उस एक पैनल में मौजूद रहे, कई पैनल्स में मौजूद रहे, जहाँ मैंने, आपको याद होगा, ये स्टोरी ब्रेक की थी ब्लैक बॉर्डर्स के बारे में। और ये जो अमेरिका ने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स के बहाने जो लोग हमें दाखिल किए, कुछ NGOs के बहाने, कुछ तालीमी मनसूबों में लगाने के लिए, कुछ फिर उसके बाद अपनी यूरोपियन एम्बेसीज के यानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग भेजे गए, सारे ब्लैक बॉर्डर्स हैं। ब्लैक बॉर्डर एक प्राइवेट बहुत बड़ी फ़ौज है। इसके बारे में आप किसी वेबसाइट पे चले जाएंगे, मैं तो बल्कि कुछ अंग्रेजी जरीदों के हिसाब से तो एरिक प्रिंस जो है वो दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक है। आपको याद होगा कि इसके बारे में बहुत तफसील से बात, जी बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह जी आप उस पैनल में मौजूद थे जी। और ये वही उसी का एक सिलसिला है जो ये चल रहा है। और इसको इनको इसलिए भेजा गया था कि देखिए, मैं आपको बताऊं, आप उस पहले जो बात थी उसमें ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि इंडो ज़ायनिस्ट पॉलिसी जो है वो उनकी पूरी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को कम से कम इस कदर शदीद सख्त सज़ा दी जाए कि पाकिस्तान जो है एक तफैली रियासत बन के रह जाए। और तो उसमें जो हिंदुस्तान जो है, जिसके साथ अमेरिका के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, इसका इससे तफैली एक रियासत बना दी जाए। इसी ज़मन में मुशर्रफ को इस्तेमाल किया गया। मुशर्रफ के बाद 18 फरवरी को जो नई हुकूमत आई उसको इस्तेमाल किया गया। आज भी उसी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो मतलब जो मुशर्रफ साहब की पॉलिसी है उसी का तसलसल है ये? उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक तसलसल है, उससे ज़्यादा कहीं खतरनाक तसलसल है। फौज के अंदर आप याद रखें, जो घोड़ा काम करना छोड़ देता है वो लंगड़ा हो जाता है, उसको गोली मार दी जाती है और उससे फिर सेहतमंद घोड़ा रिप्लेस किया जाता है। अमेरिका के तो हमारे मुल्क में कोई एक आध घोड़ा नहीं, उसके तो स्टड्स हैं बाकायदा, उस स्टड में घोड़ों की अफजाइश की जाती है, पाले जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है? जो कोर्टों के बारे में हमने रेवोल्यूशन आ गया और इंसाफ आ गया और ये आ गया और वो आ गया और लोगों ने जाने दी, नजराने दिए, फूलों की पत्तियां बरसाई, ये हमारी कोर्ट किधर खड़ी है इस सारे मामले के अंदर? सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी को फौज है, लेकिन इख्तियारात तो है नहीं? इख्तियारात तो हैं, लेकिन इख्तियारात पे अमल कौन करवाता है? लेकिन वो आर्टिकल 190 के तहत फौज को बुला सकते हैं। देखिए, फौज को तो बुला सकते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर फौज की फसल बोई काट रहे हैं ना, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कुछ फौज के जो नादान दोस्त थे, उनकी बोई फसल हम काट रहे हैं। मसला ये है कि आप क्या चाहते हैं कि मुल्क जो इस वक्त खतरात से दो चार है, वो तो चाहते हैं कि आप और चाहते हैं कि इस वक्त ऑलरेडी फौज जो है वो स्वात के अंदर भी है, कबायली इलाकों के अंदर भी है, हिंदुस्तान के भी मुहाजों पे वो खड़ी है, कश्मीर के अंदर भी वो खड़ी है। आप इतनी फौज और कहाँ से लाएंगे आप? लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कोई ऐसा मसला है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम अंदरूनी तौर पर जो आप माजी के खुद तालिब इल्म, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ माजी के बारे में, कि हम जब भी तबाह हुए हैं अंदरूनी तौर पर तबाह हुए हैं, बनिस्बत ये कि बाहर से इंटरवेंशन तो बहुत कम हुई है। मीर जाफर और मीर सादिक हमारे में से ही निकल के आए अक्सर। मैं माजी का नहीं बल्कि हाल ही का भी तालिब इल्म हूँ। मैं सिर्फ माजी से नहीं मैं सीखता, हाल से मैं सीख रहा हूँ। हर रोज़ हर वक्त जो है वो मैं सिखाने के लिए काफ़ी है। मसला ये है कि आप ये देखिए, तो आप हमारी अपनी अदालतों का, तो आप दुनिया की अदालतों से उसका मुआवजा करें। आप अदालतों का काम होता है कि वो उस पर फैसला दें, और फैसला देने के बाद जो एग्जेक्टिव होती है, जो हुकूमत होती है, उसके बाद मशीनरी होती है जो कि उसके फैसले पर अमल दरामद कराए।
अब आप ये देखिए कि हमारी इस अदालत ने अब तक जो है 123 फैसले किए हैं जी, उसमें से 67 फैसले जो है हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन हुकूमत में बगी है, हुकूमत में अमल ही नहीं कर रही। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो है ये सिर्फ वही केस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, हुदैबिया पेपर मिल का केस क्यों नहीं होना चाहिए, असगर खान की पिटीशन को क्यों नहीं लेते? लेकिन होना चाहिए। मैं अदालत को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, वो भी होने चाहिए, तमाम चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन मसला ये होता है कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है। देखिए इंसान, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि इंसान के जिस्म के अंदर बिलफर्ज आप समझ लीजिए कि एक मरीज़ है, उसके अंदर कई अमराज मौजूद हैं। जो बेहतरीन तबीब होता है वो सबसे पहले उस मर्ज की तरफ तवज्जो देता है जिसकी वजह से उसकी जान जाने का ख़तरा होता है। अब आप ये देखिए कि आप सबसे पहले जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, ऐसे लोग जिनके एक दिन का, अब आपको पता है कि ईवान सदर का रोज़ का खर्चा कितना है? जी, मैं ईवान सदर का रोज़ का खर्चा 32 लाख रुपया है जी, और ईवान वज़ीर आज़म हाउस का जो खर्चा है 28 लाख रुपया है। ये मैं आपको सरकारी अदाद-ओ-शुमार से बता रहा हूँ, जो कि वो बता रहे हैं। और ये हमारे मुल्क के गरीब 60 लाख रुपया रोजाना का खर्च है आपके पाकिस्तान के सिर्फ 2 इदारों का। इसके अलावा आपके हर मिनिस्टर के ऊपर 1 करोड़ रुपया महीना खर्च हो रहा है, मिनिस्टर के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी अलग है। आपकी कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, उन पर जो खर्च हो रहा है, सूबाई असम्बली जो खर्च हो रहा है। आपको पता है कि इस वक्त यानी मुल्क के अंदर लूट मार का जो मैदान सजा हुआ है, उसमें कौन कौन लोग हाथ रंग रहे हैं, इसलिए वो क्यों चाहेंगे। मैं आपको छोटी सी 3 मिसालें बताता हूँ। अब आप ये देखिए कि नैब के चेयरमैन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़ा ऑर्डर दिया कि ये जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब हैं, जो ये नैब के चेयरमैन नहीं बन सकते, ये गैर जानबदार नहीं है। दोनों दफ़ा उनको घर भेज दिया गया, लेकिन क्या हुकूमत ने अभी तक और उसका वो ये कहते हैं कि दीदार हुसैन शाह साहब के। दूसरी मिसाल भी सुन लीजिए। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा शवाहद की बुनियाद के ऊपर DGFIA को रिजेक्ट कर दिया, जिससे नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत डटी रही। हुकूमत, आप देखिए ना, ये क्लैश का मामला तो हो रहा है ना। अगर ये बात, अगर फौज को बुलाते हैं तो फिर बात वही होगी, वो तो चाहते हैं। लेकिन देखिए, मलिक साहब, मेरा नुक्ता ये है कि जो है हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके मेजर्स कौन लेता है, ये इसकी देखभाल, इसकी निगरानी, इसके ताल्लुकात को कौन देखता है? या क्या ये, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि ये जो है फॉरेन अफेयर्स को और इंटरनल सिक्योरिटीज को हैंडल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फौज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है ये काम जो है वो हो नहीं सकता था। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जो सवालात कर रहे हैं, शायद आपको मेरे ऊपर ये शायद शुबा हो गया है कि मैं वज़ीर दाखिला हूँ या नहीं, मुझे या मैं वज़ीर आज़म। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपके जो ताल्लुकात हैं और आप जो है अच्छे इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अंदर तक आपके जो है ना वो केबल्स हैं काम करती हैं। खुदा ना करे कि मेरे किसी खरकार से या किसी बददियानत करप्ट आदमी से मेरे को ताल्लुकात, अल्लाह ना करे, बिल्कुल खुदा ना करे। लेकिन ये है कि मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, एक कलम का हक तो जो होता है, वो कहते हैं कि इस मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। मैं तो वो किरदार अदा कर रहा हूँ लिखने का और कहने का, और इसीलिए जो है हम आपसे इस किस्म के टफ सवाल पूछ रहे हैं। शायद जरूर पूछे, मैं आपसे कहता हूँ आप पूरा सवाल का जवाब ले लिया करें। पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो है वो तो चाहती है माजरा ऐसी हो कि हमें जो है फिर से सियासी शहीद कर दिया जाए, यानी इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर हमें फिर से सियासी शहीद कर दिया जाए। वो फिर आपके उसमें आना चाहते हैं आपके सामने। पहले आप ये तो देखिए कि आपके यहाँ सिस्टम क्या चल रहा है, कैसा रजील और मदकूक किसका निज़ाम आपके चल रहा है कि जहाँ के लोग खून थूक थूक के मर रहे हैं इस निज़ाम के तहत। वो तो चाहते हैं कि आप अब उन्होंने अपना पेट 18 फरवरी से लेकर अब तक इतना अपना पेट भर लिया है 3.5 सालों में। वो चाहते हैं कि ये आखिरी 1.5 साल में कोई ऐसा हादसा हो जाए कि निज़ाम गिर जाए, हमें मातूब कर दिया जाए, फिर हम कौम के सामने फिर दोबारा मजलूम बन के पेश हो जाए। हाँ, पेश हो जाए, मजलूम बन के पेश हो जाए। आप ये नहीं देखते कि अभी पहले भुट्टो के केस को फिर दोबारा रीओपन करने का कहा है, वो इसलिए कि वो अदालत को दोबारा सरेंडर करना चाहते हैं। थोड़ी सी गुजारिश मैं भी कर दूं कि आपने कहा कि आप मेरा जवाब पूरा ले लिया करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपका जवाब दूं, लेकिन सवाल इतने सारे हैं और वक्त इतना कम है कि मैं चाहता हूं हम तेजी से जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर उन वाकयात को खास तौर पर ज़ेर बहस लेके आएँ जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं देखते हैं। और इसी वजह से मैं आपसे थोड़ा सा सिर्फ एक दफ़ा फिर मैं उसी सवाल की तरफ वापस जाता हूं कि रेमंड डेविस CIA का एम्प्लॉय था या किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय था? क्योंकि एज फार एज आई नो, जो इतलात मेरे पास हैं उसके हिसाब से इसने जो प्राइवेट कंसल्टेंसी की एक फर्म है जिसके साथ ये जो है काम करता है। और मुझे नहीं पता इस बारे में, आपकी बेशक एक नज़र होगी, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और जरीदों के साथ आपकी बातचीत होती है, तो आपको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि रेमंड जो है वो क्या है, उसका क्या नाम है। मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे मुल्क का मुजरम था, मुजरम है, और उससे ताउन करने वाले, उसको रिलीज़ करने वाले सब पाकिस्तान के दुश्मन और मुजरम हैं। पहली बात तो ये है।
सब जिस आदमी ने उसके साथ ताउन किया है उसकी राय के अंदर, वो सब पाकिस्तान के दुश्मन है। वो चाहे पंजाब से हो, चाहे वो मरकज इस्लामाबाद में बैठे हों, वो चाहे वो वाशिंगटन में बैठे हुए हों, हर वो आदमी, उसकी वजह यह है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बड़ी वजाहत के साथ, कि जब वो उसे पकड़ा गया, मेरी इतलात के मुताबिक उससे एक बड़ी बेशबहा उससे मालूमात मिली सिम्स की सूरत में, जो कि उसकी नस्वार की डिबिया के नीचे सील्ड थी। मलिक साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफ आपने मेरे सामने किया और इस बात को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमें ब्रेक पे जाना है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ और ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम फिर हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।